हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ वन शॉट ऑफ कंप्लीट थ्योरी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। देखिए, पहले मैं आपके 5 मिनट लूंगी, 5 में क्या 2-3 मिनट, आपको कुछ चीज़ समझानी है। आप लोगों का कल या परसों में एग्जाम है फाइनेंशियल अकाउंटेंसी का। मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं 2016 से लेके रीसेंट 2024 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स में ज्यादा रेशियो आपके थ्योरी पार्ट का है एज कंपेयर टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और मैंने अभी 2024 का पूरा शुरू से लेके आखिरी तक पेपर सॉल्व करवाया था, जिसके अंदर भी आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो सबसे ज्यादा था। 11 क्वेश्चंस थ्योरी के थे और 2 क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिकल के थे। और इसके ऊपर मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगी। वो वीडियो आपको देखनी ही देखनी है, वो कंपलसरी आपके लिए। अगर आप अपना एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले आपको वो पूरा क्वेश्चन पेपर करके ही जाना है। ओके, आप प्लीज करेंगे उसे, बिकॉज वो रीसेंट क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद मैंने जो ये पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको कहा है कि मैं कंप्लीट थ्योरी कराऊंगी, तो मेरा इसके पीछे क्या माइंडसेट है। मैं 2016 के पेपर से लेके 2024 यहाँ तक सारे पेपरों को एनालाइज करते हुए जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं, वो सारे इसी वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। देखिए, जो मेरा दिमाग कहता है वो ये कहता है कि अलग से थ्योरी क्वेश्चंस निकालना जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, उसको कवर करना, वो इस टाइम पे जहां पर हमारे पास सिर्फ 1 या 2 दिन है, वो बेवकूफ़ी है। हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो ये होना चाहिए कि क्वेश्चंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर्स में क्या उनकी फ्रीक्वेंसी, कितने रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कौन से पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक में से आते हैं, हम उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। क्योंकि ज्यादातर पिछले क्वेश्चन पेपर में से ही आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं एनालाइज करके बोल रही हूँ, ठीक है। तो ज्यादातर उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, या फिर पूछूं कि आपका नाम क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछी तो एक ही चीज रही हूं ना। तो उसमें भी क्या है कि टॉपिक्स में से सेम सेम क्वेश्चन आते हैं, बस पूछने का तरीका अलग है। वो कैसे तरीका अलग है, कैसे पूछ रहे हैं, वो सारी चीजें मैं इसी एक वीडियो में कवर करूंगी, जिसका मैंने नाम आपको वन शॉट दिया है, ठीक है। सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको एज अ क्वेश्चन के तरीके से आप नहीं लेंगे, इसको एज अ टॉपिक के तरीके से लेंगे। थ्योरी के टॉपिक जो कि हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे, समझ लो इतने हमने टॉपिक कवर करे हैं। और सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि अलग अलग यूनिट्स के हैं। तो सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल लेंदी होगी क्योंकि इसमें सब कुछ कवर होगा, यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक सारी चीजें इसमें कवर होने वाली हैं। तो प्लीज इसी एक वीडियो को आप अपना मकसद बनाएं कि इसको अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन को, थियोरेटिकल क्वेश्चन को समझें। आप एक टॉपिक कवर करेंगे, अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी है, ठीक है, काफी है। आपने प्रैक्टिकल का, मैंने कुछ कुछ पार्ट्स की क्वेश्चन मतलब वीडियोस बनाई हुई सेपरेट, आप प्रैक्टिकल पार्ट वहां से कर सकते हैं। बाकी थ्योरी की मैं जिम्मेदारी यहाँ पे ले रही हूँ और सब कुछ आपको कवर करके दूंगी, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में बने रहे, सारे क्वेश्चंस को ढंग से करें, टॉपिक्स को ढंग से पढ़ते जाएं और आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्लियर। सो मैंने आपको जो मेरे अंडरस्टैंडिंग के वे में मैंने जो वो चीज़ें तैयार करी हैं वो सब आपके सामने मैंने आपको समझा दी हैं। सारे नोट्स प्रॉपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो नोट्स की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये एक रामबाण होने वाला है हमारे अकाउंटेंसी के एग्जाम के लिए। ये एक मेरी कंप्लीट जो तैयारी आपको करवानी है उसकी वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम पूरी अकाउंटेंसी को समझ लेंगे। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फाइनेंशियल कंट्रोल। देखिए, ये जितने भी हम टॉपिक्स करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, 3 मार्कर में भी पूछे जाते हैं, 7.5 मार्कर में भी और 15 मार्कर में भी। यहाँ पे मैंने आपको की पॉइंट्स दिए हैं, ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जो कि आपके आंसर में होने चाहिए। इसको आप और अच्छा तरीके से लिखेंगे, एग्जैजरेट करके सारे पॉइंट्स और बनाकर। आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगी हर एक चीज, लेकिन आपने इसमें से अपने हिंट्स लेने हैं और साथ ही साथ अपने खुद के आंसर फ्रेम करने हैं, और ये मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। सो व्हाट इज फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है भाई। फाइनेंशियल कंट्रोल मीन्स मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग। देखो, आपको ना मैं सारी चीजें एज अ लेमैन की लैंग्वेज में समझाऊंगी, ठीक है।
फाइनेंशियल कंट्रोल, आपको कंट्रोल से मतलब समझ आना चाहिए कि हम जो फाइनेंस है, जो मनी है, जो मॉनेटरी चीजें हैं, हमें उसको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है. दैट्स व्हाई द वेरी फर्स्ट लाइन सेज दैट मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग हाउ मनी इज यूज्ड, बिकॉज फाइनेंशियल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मनी. So that's why the name is known, the name is financial. So and monitoring how money is used in a business, कि हम बिजनेस में किस तरीके से पैसे को यूज करेंगे, उसको मैनेज करना, उसको मॉनिटर करना, यही बेसिकली फाइनेंशियल कंट्रोल होता है. ठीक है. इट हेल्प्स इंश्योर दैट द कंपनी इज स्पेंडिंग मनी प्रॉपरली एंड स्टेइंग विद इन अ बजट. देखिए, किसी भी चीज को कंट्रोल करने के पीछे क्या रीजन होता है? सबसे बड़ा रीजन तो ये होता है कि हम अपनी चीजों को अपने अकॉर्डिंग चला सकें, मतलब अपने बजट के हिसाब से कर सकें. आपने भी देखा होगा कि अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप एक बजट बनाते हैं और उस हिसाब से चीजें करते जाते हैं. जैसे आप मान लीजिए आपकी मम्मा आपको मार्केट लेकर गई, उन्होंने बजट रखा 5,000 रुपए का, तो वो अंदर ही अंदर कैलकुलेट कर रही होंगी कि भाई 1,000 को मैंने यहाँ खर्च करा तो 4 बचे हैं, यहाँ पर इतना ही मैं स्पेंड कर सकती हूँ, ज्यादा नहीं कर सकती. तभी आप अपने लिमिटेड बजट के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग चीजें कर पाएंगे. इसे ही हम मैनेजिंग, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग सब कुछ कहते हैं. एक आप अपना खुद का रियल लाइफ एग्जांपल लो और बाद में उसको कंपनी के ऊपर डाल दो. कंपनी में भी सेम चीजें होती हैं कि उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह खर्चा करना पड़ता है. तो उसके लिए फाइनेंस को कंट्रोल करना, उन चीजों को मैनेज करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते. इट इन्वॉल्व्स चेकिंग इनकम, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स रेगुलरली. किस तरीके से आप भाई मनी को कंट्रोल करेंगे? जब आप अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे, इनकम को कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट्स को, एवरीथिंग शुड बी कैलकुलेटेड एंड मेंटेन्ड प्रॉपरली. देन टूल्स लाइक बजट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड ऑडिट्स आर यूज्ड फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल. किन किन चीजों से हम अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं? आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं, बजट्स, ऑडिट्स, ये सारी चीजें मिलाकर आपको हेल्प करती है फॉर योर फाइनेंशियल कंट्रोल. द मेन पर्पस इज टू अवॉइड वेस्ट, डिटेक्ट फ्रॉड एंड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. हमारा मकसद क्या है फाइनेंशियल कंट्रोल के पीछे? कि हम किसी भी तरीके का वेस्टेज को अवॉइड कर सकें, कि भाई हमारे जो पैसे हैं वो कहीं गलत जगह ना लगे, ज्यादा ना लगे, वेस्ट ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो इंश्योर हो. हमारी जो कंपनी है वो बेसिकली तभी सर्वाइव कर पाएगी मार्केट में जब हमारे पास फाइनेंस होगा. इज इट क्लियर? अब इसका एक एग्जाम्पल भी गिवन है, एग्जाम्पल भी चेक कर लेते हैं. अ कंपनी क्रिएट्स अ मंथली बजट एंड चेक्स इफ एक्सपेंसेस आर विद इन द प्लान्ड अमाउंट और नॉट. देखिए, आपको ये चीज मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ. हम जितनी भी बैलेंस शीट है, जर्नल है, लेजर है, उस सबके पीछे मकसद तो यही होता है ना कि हमें कंट्रोल कर सकें कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, बजट के अंदर है नहीं है, चीजें सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही. सो वही बेसिकली यहाँ पे भी चीज लिखी गई है. उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज वर्किंग कैपिटल साइकिल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है. इसको तो आपको बहुत ढंग से समझना पड़ेगा. ठीक है. वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है? हम देखो, साइकिल से आपको मतलब समझ आ रहा, कोई ऐसी चीज जो कि कहीं से शुरू होकर दोबारा से वहां पे पहुंच रही, तभी तो हम कहेंगे एक साइकिल कंप्लीट हो रही है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम चीज यहाँ पे है. द वर्किंग कैपिटल साइकिल इज द टाइम इट टेक्स फॉर अ बिजनेस टू टर्न इट्स रिसोर्सेज लाइक इन्वेंट्री इनटू कैश. आप इन्वेंट्री से मतलब समझते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट से. जैसे कि एक शॉप है जो कि बेसिकली बेकरी शॉप है, जहां पे आपको जितने भी बेकरी रिलेटेड सामान है, केक्स, बिस्किट्स, सब कुछ वहां पे मिलता है. तो उसके लिए इन्वेंट्री क्या हुआ? उसके गुड्स. इन्वेंट्री मींस गुड्स, उसके प्रोडक्ट्स, वो इन्वेंट्री कहलाया जाता है. जब तक वो उसको बेचेगा, बेचने के बाद जो पैसा आएगा, ये हम उसको इसको हम वर्किंग कैपिटल साइकिल बोल रहे हैं. नहीं समझ आया? अब समझो. देखो, मैं आपको अपने हैंड जेस्चर से समझाऊंगी. थोड़ा सा समझ लो, अपने आप समझ आ जाएगा. आपकी बेकरी शॉप है, आपने बिस्किट्स बनाने हैं. क्लियर? सबसे पहले आप अपने पैसे लगाओगे, आप अपनी कैपिटल लगाओगे. किस लिए? वो चीजें खरीदने में, उसका मटेरियल खरीदने में, उसको बनाने में. तो सबसे पहले आपको पैसा लगा, कैश लगा. हम फर्स्ट स्टेज पे है. उसके बाद आपने इससे क्या क्रिएट कर ली? इन्वेंट्री. दैट विल बी योर सेकेंड स्टेप. फर्स्ट वन, सेकेंड वन.
इस सेकंड के बाद आप किस चीज का वेट करोगे कि ये इन्वेंट्री आप जल्दी से जल्दी बेचो और उसके बाद आपके पास क्या आए, हाथ में पैसा आए, कैश आए। तो जब आपके हाथ में दोबारा कैश आ जाएगा तो आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। पहले आपने खर्च करा, फिर आपने बेचा सामान और उसके बाद आपके पास दोबारा से कैश आ गया। तो ये पूरी साइकिल चलती है और इसको हम वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई जो मैंने आपको फर्स्ट लाइन समझाई। इट इंक्लूड्स बाइंग मटीरियल्स, producing goods, selling them and collecting money from the customers। जो मैंने चीज कही वही यहाँ पे, पहले रॉ मटेरियल्स खरीदोगे, फिर गुड्स प्रोड्यूस करोगे, उनको बेचोगे और दोबारा से पैसे कलेक्ट करोगे, तो पूरी साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कोई शक, कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं दोबारा समझाऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। A shorter cycle means the business gets its money back faster। जितनी छोटी साइकिल दैट मीन्स कि उतनी जल्दी आपके हाथ में कैश आ जाता है, और जितनी बड़ी साइकिल दैट मीन्स आपको वापस आपके हाथ में कैश आने में टाइम लगता है। ठीक है, मतलब आप ज्यादातर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते हो। बात समझ आती है? या फिर आपका काम कुछ इतना बड़ा है कि बहुत ही रेयर आपको ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बड़े बड़े ऑर्डर्स आते हैं। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। इट हेल्प्स मेजर द एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनीज डेली ऑपरेशन। ऑफ कोर्स इससे हम अपनी एफिशिएंसी को पता लगा सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वर्किंग कैपिटल साइकिल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेबल डेज। ठीक है, ये आप फॉर्मूले को याद करना चाहें, वेरी गुड। अगर याद नहीं होता कोई बात नहीं, आप अपनी जो एक्सप्लेनेशन है, थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन है, उससे भी समझाओगे उतना भी काफी है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। लेकिन जो भी आप समझाओ वो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाओ, एक एक पॉइंट को विद एग्जाम्पल और बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। एक साइकिल भी बना के दिखा देना, डायग्राम होगा और अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। सो इफ एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि इफ इट टेक्स 30 डेज टू सेल गुड्स, 30 दिन लग रहे हैं आपके गुड्स को सेल करने के लिए, एंड 15 डेज टू कलेक्ट द पेमेंट, बट द बिजनेस पे सप्लायर्स इन 20 डेज, देन वर्किंग कैपिटल विल बी, वर्किंग कैपिटल साइकिल विल बी, इन्वेंट्री डेज कितने हो गए, 30 डेज। ठीक है, रिसीवेबल डेज कितने हैं, 15, जितना आपको टाइम लगेगा पैसा कलेक्ट करने में। एंड जो आप अपने सप्लायर को पैसा दोगे, जिससे भी आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन ले रखी होगी, वो आपका क्या होगा, पेबल डेज। तो आप -20 करोगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल कितने डेज की आएगी, 25 डेज की। क्लियर? आपको अगर ये प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं समझ आता, इग्नोर, कोई बात नहीं, हमें थ्योरी पे ध्यान देना है। आप अगर थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं तो बिलीव मी आप ग्रीन नंबर्स के साथ पास होंगे, फ्लाइंग कलर्स के साथ, कोई इशू नहीं आएगा। बट प्लीज मेक श्योर कि आप थ्योरी अच्छे से करें अगर आप प्रैक्टिकल पोर्शन को छोड़ रहे हैं तो, क्योंकि एक चीज करें पर अच्छे तरीके से करें, ये आपका मकसद होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी मीन्स हाउ इजिली एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जो आपके एसेट है वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल गोल्ड है। आप गोल्ड को सेल करते हैं और आपको उसी टाइम एट अ टाइम आपको पैसा मिल जाता है, दैट मीन्स उसकी लिक्विडिटी काफी अच्छी है, मतलब हाई लिक्विडिटी, वी कैन से गुड लिक्विडिटी, वट। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि जब अपना एसेट बेचे या फिर जो हमारा एसेट है वो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर, दैट इज नोन एज लिक्विडिटी। वो बेशक फिक्स एसेट हो, वो बेशक आपका नॉन करंट एसेट हो, कुछ भी हो, करंट एसेट हो, नॉन करंट एसेट हो, कुछ भी हो सकता है। कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, वी नो दैट। कैश सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है, उसके बदले आप फटाफट से कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हो। द मोर क्विकली एन एसेट कैन बी सोल्ड विदाउट लूजिंग वैल्यू, द मोर लिक्विड इट इज। लूजिंग वैल्यू मीन्स व्हाट, कि जितने की है उतने में ही बिक के, मतलब जैसे मान लो आपने कोई मशीन ली, दैट इज एन एसेट फॉर यू, तो वो अपनी जो वैल्यू है ना, कोई मतलब इतना डेप्रिसिएशन ना लगे, उतना ज्यादा हम उसको लिक्विड कहेंगे, द मोर लिक्विड इट एज। हाई लिक्विडिटी मीन्स अ कंपनी कैन पे इट्स शॉर्ट टर्म बिल्स इजिली। जितना ज्यादा हाई लिक्विडिटी होगी मतलब उतना आपके हाथ में ज्यादा कैश होगा, है ना? आपको चीजें समझ आ रही है? लिक्विडिटी मीन्स व्हाट, आपका एसेट इजीली आपके कैश में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे आपको कहा गया है कि जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी आपके बिजनेस के अंदर, जितने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके पास कैश ज्यादा रहे, उतने जल्दी आप अपने शॉर्ट टर्म बिल्स को पे कर पाओगे, क्योंकि आपके हाथ में हमेशा कैश होता है, फटाफट फटाफट आपने सारी चीजें निपटा दी, जितने भी आपके खर्चे हैं। लो लिक्विडिटी मीन्स लेड टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। लो लिक्विडिटी मीन्स व्हाट, कैश की कमी होना, आपके पास कैश कम हाथ में रहेगा। तो अगर कम रहेगा तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा, आप इजीली अपने बिल्स को पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाथ में कैश ही नहीं है। ठीक है,
एग्जाम्पल देखते हैं, बैंक डिपॉजिट्स आर मोर लिक्विड देन लैंड और मशीनरी, क्योंकि जो पैसा आप अपने बैंक में जाके जमा करते हैं वो आप जाएं अपनी मर्जी से उतना पैसा निकलवा के लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लैंड और मशीनरी को बेचने जाएंगे तो सबसे पहली बात तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन भी लगता है, और जो लैंड है उसको बिकने में टाइम भी लगता है अच्छे रेट्स पर। तो ये इतने लिक्विड नहीं है, इतनी जल्दी से इजी कन्वर्ट नहीं होंगे आपके कैश के अंदर जितनी जल्दी आपके बैंक डिपॉजिट्स हैं। तो इसलिए हमने कहा दैट कैन बी क्विकली विदड्रॉन एज कैश। तो आपका क्या है, जो बैंक डिपॉजिट है वो ज्यादा लिक्विड है। क्यों? क्योंकि हम उसको इजीली विदड्रॉ कर सकते हैं एज कैश। यहाँ पे सारी बात हाथ में पैसे की है कि कब आपके हाथ में सबसे ज्यादा पैसा कब आ रहा है, कैसे, कितनी जल्दी आ रहा है। ठीक है, कितनी जल्दी आ रहा है, दैट इज मोर लिक्विडिटी। क्लियर? लिक्विडिटी समझ आए बात आपको? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। हर क्वेश्चन ये ऐसा है जो कि बार बार पूछा जा रहा है आपके एग्जाम्स में। देन व्हाट आर 3 मेथड्स ऑफ जर्नलाइजिंग? जर्नलाइजिंग के कितने मेथड्स हैं? जर्नलाइजिंग यू नो ना, अकाउंटिंग हम जो करते हैं, अकाउंटेंसी एंड ऑल। ठीक है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के तो आई नो आपको लिए थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं यहाँ पे आके, क्योंकि आप बिल्कुल ही अननोन है चीजों को लेकर। लेकिन जर्नलाइजिंग वही जो हम रिकॉर्ड करते हैं और समराइज करते हैं, कंक्लूजन, जितने भी स्टेप्स आते हैं अकाउंटिंग के अंदर वही चीजें यहाँ पे। तो किन किन मेथड से आप जर्नलाइजिंग कर सकते हैं? सो वेरी फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है? जो कि गोल्डन रूल्स पे काम करता है। गोल्डन रूल्स के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको रूल्स बताए थे कि व्हाट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये सारी चीजें मैं आपके सामने कर चुकी हुई, बात हो चुकी है हमारी वीडियो के अंदर, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगी। तो ये बेसिकली इंडिया में यूज करा जाता है, और ट्रेडिशनल मेथड के बेस पे ही हमारी जितनी भी जो रिकॉर्डिंग है, जितनी भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन, जितनी भी हम सारी जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो सारी हमारी मेनली गोल्डन रूल के हिसाब से ही होती हैं। क्रेडिट जो करते हैं, डेबिट जो करते हैं। और मॉडर्न अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड क्या कहता है? अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसके बेस पे हम सारी चीजें करते हैं। और ये सुटेबल फॉर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, उसके लिए जैसे टेली वगैरह के अंदर। एंड थर्ड वन इज कंपाउंड एंट्री मेथड, जिसके अंदर सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम कंपाउंड एंट्री मेथड बोलते हैं। जिसमें हम जब जनरल की एंट्रीज पास करते हैं तो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा अकाउंट जब इन्वॉल्व होते हैं तब हम उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। क्लियर? जब दो अकाउंट्स डेबिट हो रहे हो, दो क्रेडिट हो रहे हो, ठीक है, दो से ज्यादा जब चीजें, मल्टीपल अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं, तब हम उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। तो ये 3 मेथड है जिसके वजह से हम जर्नलाइजिंग कर सकते हैं, जिनके बेस पे हम जर्नलाइजिंग कर सकते हैं। चीजें क्लियर होती हैं यहाँ पे? ट्रेडिशनल, एंड देन अकाउंटिंग इक्वेशन, एंड थर्ड वन इज कंपाउंड एंट्री मेथड। क्लियर होती है चीज यहाँ पे? उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय गैप? इट्स नॉट गैप, समझाने के लिए, याद करने के लिए, GAAP। G refers to generally, A accepted, A accounting, P for principle, generally accepted accounting principles। ये क्या है? सबसे पहले तो देखो, अगर आपसे पूछा व्हाट इज गैप तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन बताओगे। देन दीज आर दी रूल्स एंड गाइडलाइंस। देखो इसके नाम से समझ आता है ना, जो कि जनरली एक्सेप्टेड, जो हमारी प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट ऑफ कोर्स आपका बात होगा कि रूल्स एंड गाइडलाइंस विच वी आर यूजिंग, विच वी आर फॉलोइंग फॉर प्रिपेयरिंग आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हम यूज कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। सो ये वो होता है। गैप इंश्योर्स एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और फेयरनेस इन द अकाउंटिंग। समझ आती है चीजें? इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स एंड अथॉरिटीज टू कंपेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब हम सारी जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो एक ही प्रिंसिपल के बेस पे बना रहे हैं, दैट मीन्स उनको कंपेयर करना इजी होगा। अगर ये आइटम भी मेरी किलोग्राम में है और ये आइटम भी मेरी किलोग्राम में, तो मैं इनको कंपेयर इजीली कर सकती हूँ। लेकिन अगर कोई ग्राम में है, कोई किलोग्राम में, तो उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। इसलिए हम अगर सारी चीजें एक ही प्रिंसिपल के हिसाब से करते हैं तो हमारे लिए इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना काफी इजी हो जाता है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं फॉलोड मोस्टली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। अंडर गैप रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। इसके अंदर क्या है कि जब भी हम कोई पैसा कमा रहे हैं, अगर हमारे हाथ में कैश नहीं आ रहा और आपको पता है कि इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो गया है, तो उसी टाइम आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, कैश आने का वेट नहीं करेंगे। दिस इज बेसिकली हम गैप के अंदर करते हैं। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मेरे को रेंट देना है, ठीक है, और अभी आपने दिया नहीं है, लेकिन आपके महीने की तारीख आ चुकी है, लेकिन आपने कहा कि खुशी मैं अगले हफ्ते दे दूंगी।
तो मैं उसी दिन अपने पैसे को रिकॉर्ड कर लूंगी कि हाँ रेंट का ये अमाउंट है, बेशक अभी मेरे हाथ में कैश रिसीव नहीं हुआ। तो जब हम उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे, जब रिवेन्यू जनरेट हो गया है लेकिन कैश रिसीव नहीं होता, दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग गैप, द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर होती चीज? देन डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। देखो हम बीसीए के स्टूडेंट हैं, तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि हमारे पे आज से क्वेश्चन आए कि कंप्यूटर्स का क्या रोल है, कैसे कंप्यूटर चीजें इजी कर रहा है, या कंप्यूटर का क्या रोल है डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, क्या एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लो, बाकी क्वेश्चंस आप कर लोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो क्या कहते हैं, कंप्यूटर्स हेल्प इन रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग अकाउंटिंग डेटा एफिशिएंटली। आपने अपने कंप्यूटर पे बैठे कीबोर्ड में फटाफट से एंट्री करी, उसमें पहले से ही फॉर्मेट सारा लोडेड है, सारा सेट है, तो आपको बार बार लाइनें खींचने की जरूरत है, जैसे हम बैलेंस शीट में करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लाइनें बना रहे होते हैं, जर्नल में बना रहे होते हैं, कोई फॉर्मेट तैयार करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, आपको सिर्फ जाके एंट्री पास करनी है। दैट मीन्स रिकॉर्डिंग का काम, प्रोसेसिंग का, स्टोरिंग का कितना ईजी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। वो ये नहीं कि आपने कुछ करा और मतलब ऑफकोर्स आप वही उस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो, आपकी तरफ से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो फॉर्मेट है, जो बाकी चीजें हैं, कैलकुलेशन है, उसमें कभी आपके कंप्यूटर कभी कोई गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली, क्विक बुक्स, मैंने टैली की बात करी थी, ये सारे क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को ऑटोमेटिकली अप्लाई करते हैं। जैसे कोई क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली वो उसका अपनी दूसरी शीट के अंदर डेबिट कर देंगे, तभी तो ये कंप्यूटर्स है, तभी तो ये हमारी चीजों को आसान बना रहा है। अदरवाइज तो हम थे ही लेके बैठने के लिए वो रेड बुक्स और उसमें लाइनें खींचने के लिए, बट जो ये चीजें ये हमारे काम को काफी इजी कर देते हैं, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सो एंड सो अकाउंट को डेबिट करा, तो ऑटोमेटिकली जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, वहां पे जाके किसी भी अकाउंट में, मतलब जो भी टैली के पास आपके स्टोरेज है, वहां जाके वो एक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा automatically, because this is based on double entry system. Every transaction is recorded with equal debit and credit entries. Computer reduce human error and save time, of course, and reports like ledger, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी जनरेटेड क्विकली। इतना टाइम नहीं लगेगा जितना हमें मैन्युअली करने में लगता था। ठीक है, तो काफी सारी चीजें इजी कर देता है कंप्यूटर्स। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ब्रेक इवन पॉइंट, ट्रायल बैलेंस एंड वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज। ये तीन डिफरेंट टॉपिक्स है जो हमने एक ही क्वेश्चन में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, ब्रेक इवन पॉइंट। मैं ये चीज आपको जब हमने 2024 का पेपर सॉल्व करा था तब मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि जो बीईपी है ना, ये बीईपी आपको हर जगह मिल जाएगा। इस आंसर को तो रट लो, अपने दिलो दिमाग में बसा लो, क्योंकि आपको मिल सकता है आपके एग्जाम के अंदर, क्यों रिस्क लेना है छोड़कर। ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपने जितना पैसा लगाया उतना ही पैसा कमाया, खत्म। ये है ब्रेक इवन पॉइंट। और बताओ इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में क्या समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 रुपीज लगाए अपने रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए। ठीक है, रॉ मटेरियल मैंने खरीद लिया कितने में, 50 रुपए के अंदर। अब मैंने उससे कोई भी प्रोड्यूस करा कोई भी गुड, और मैंने आपको लाके बेच रही हूं मैं, तो मेरा वो भी 50 रुपए में ही आप खरीद रहे हो, तो ना मैंने कुछ कमाया ना मैंने कुछ गवाया, 50-50 पे रही, मतलब इक्वल स्टेट पे। तो जब मेरा कॉस्ट मेरे रेवेन्यू के इक्वल हो जाए, दैट पॉइंट विल बी नोन एज बीईपी, दैट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट। इट इज अ पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, आप बिल्कुल न्यूट्रल है। इट हेल्प्स बिजनेस नो हाउ मच दे मस्ट सेल टू कवर कॉस्ट। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि भाई अब हम कितना और बेचे जिससे कि हम अपनी कॉस्ट को भी कवर कर लें और थोड़ा प्रॉफिट भी कमाएं। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका आप ये लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस। आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है, मैंने आपको शायद वीडियो में भी मैंने कवर करा है ट्रायल बैलेंस को। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे लेजर अकाउंट्स हमने बनाए थे उसकी लिस्ट होती है और उनके बैलेंसेस इसमें लिखे होते हैं। प्रिपेयर टू चेक वेदर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर इक्वल और नॉट।
तो डेबिट्स इक्वल क्रेडिट्स, ये हम चेक करने के लिए अपने ट्रायल बैलेंस को क्रिएट करते हैं। हेल्प्स डिटेक्ट एरर्स इन द अकाउंटिंग प्रोसेस बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। पहले ही जैसे हम जितने भी फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उससे पहले हम इसमें चेक कर सकते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। अगर आपका डेबिट क्रेडिट के इक्वल नहीं आ रहा, दैट मीन्स आपने कोई गड़बड़ करी है। फिर आप दोबारा से अपने लेजर पे जाओगे और सारे बैलेंसेस को चेक करोगे। ठीक है, इसलिए मेन काम यहाँ पे होता है इसका। इफ टोटल मैचेस इट सजेस्ट दैट द अकाउंटिंग एंट्रीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल इक्वल है, दैट मीन्स आप अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है, आप अपने स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन इज वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज। वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज क्या कहता है? These are the strategies to maintain your current assets and current liabilities. देखो कहीं भी नॉन करंट का नाम नहीं है, कहीं भी फिक्स्ड का नाम नहीं है, कहीं भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का नाम नहीं है, सिर्फ दो चीजें लिखी हुई हैं। एक तो लिखा है आपके करंट एसेट्स और एक करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज की। और आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता हो तो वो CA माइनस CL होता है। उधर भी हम करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की ही बात कर रहे होते हैं। सेम यहाँ पे लिखा है कि इसमें मैनेज करते हैं हमारी करंट एसेट्स को और हमारी करंट लाइबिलिटीज को। पॉइंट क्लियर? और उसके बाद लिखा है इसका एम क्या है कि इससे हम पता लगाते हैं कि हमारा जो कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, या आप पॉलिसीज लिख सकते हैं अगर आपको याद रहे तो, अदरवाइज इट्स फाइन। कंजर्वेटिव पॉलिसी, लो रिस्क मोर करंट एसेट्स। एग्रेसिव पॉलिसी, हाई रिस्क फ्यूअर करंट एसेट्स। एंड मॉडरेट पॉलिसी, बैलेंस्ड अप्रोच। ठीक है, कंजर्वेटिव में क्या है कि ज्यादा करंट एसेट्स है इसलिए कम रिस्क है। एग्रेसिव में क्या है कि करंट एसेट्स बहुत कम है इसलिए रिस्क ज्यादा है। मॉडरेट मतलब बैलेंस्ड अप्रोच है। ठीक है, देन डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगे। ये अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफाइन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सबके लिए सेम आंसर होगा। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं लेकिन आंसर तो एक ही है। क्या है आंसर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। देन समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन का पॉइंट भी लिख सकते हो, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, वो सारे भी लिख सकते हो कॉमा डाल के, जैसे रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, सब कुछ कर सकते हो। एंड रिपोर्टिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। हम तभी तो सारा काम कर रहे हैं, इतना जो हमने अभी शुरू से लेके अभी तक 8 तक का क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, इनका मेन काम क्या है कि हमें ये जानना है कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम जितने भी फ्यूचर के डिसीजंस हैं वो लेते हैं कि हमें ग्रो करना है, हमें बिजनेस को रोक देना है, हम लॉस में हैं, हम प्रॉफिट में हैं, आगे क्या करना है, वो सब कुछ इसी के ही बेसिस पर आगे हम अपने बिजनेस में करते हैं। रिपोर्ट्स लाइक द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। हम ये सारी चीजें प्रिपेयर करते हैं और वो किस में करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो हमारा सब्जेक्ट भी है। क्लियर होती है चीज यहाँ पे? इसी के साथ हम 8 बड़े बड़े टॉपिक को कवर कर चुके हैं। उसके बाद 9th वन, जो मेरे हिसाब से आप सबका फेवरेट हो चुका होगा अभी तक जिन्होंने पहले की वीडियोस देखी, क्योंकि हम इसे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और ये हर जगह पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? डबल एंट्री मीन्स व्हाट? अगर किसी चीज का क्रेडिट करा है तो भैया डेबिट करना मत भूलना, ये मतलब है। ठीक है, इट इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग वेयर एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स, वन इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। जो भी डेबिट होगा अकाउंट, उसके साइमल्टेनियसली एक अकाउंट क्रेडिट जरूर होगा, इसको हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। Point clear? It is based on the rule every debit has a corresponding credit, ensures accuracy and the balance in the books, balance के लिए, and helps in detecting errors and preparing financial statement properly. हमें पता है कि अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हुआ दैट मीन्स हमने कोई गलती करी और दोबारा से हम अपने एरर्स को फाइंड आउट करने लग जाते हैं। तो कितना ईजी हो जाता है चीजें समझना। इफ गुड्स वर्थ ₹1000 आर परचेज्ड इन कैश, ठीक है, तो आपके परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा बाय 1000, और उसी टाइम एक अकाउंट क्रेडिट होगा, वो कौन सा होगा? कैश अकाउंट, बिकॉज आपका कैश गया। सो टू कैश अकाउंट ₹1000, परचेज अकाउंट डेबिटेड बाय 1000, टू कैश अकाउंट ₹1000। ये मैंने आपको जर्नल एंट्रीज के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसकी प्लेलिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो सारी वीडियोस देखना, आपके पास है 1.5-2 दिन का टाइम है आपके पास एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, तो प्लीज रिस्क ना ले। वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, उसको कीजिएगा, जर्नल एंट्रीज करके देखना, चीजें क्लियर होंगी ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद है व्हाट इज फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है?
फंड्स फ्लो स्टेटमेंट शोज सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स, पैसा कहाँ से आया और कहाँ यूज हुआ, उसको हम जहाँ मेंटेन करते हैं उसको हम फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। मैंने ये मेरे पास पैसा था, कहाँ से आया वो पैसा और मैंने कहाँ लगाया, पैसा कहाँ से आया और मैंने कहाँ लगाया, दोबारा बोला, ठीक है, दिमाग में बिठा लो। सोर्स क्या है और कहाँ यूज करा उस फंड्स का, बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स, उसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट हम वैसे बनाते हैं, वो ये शो करता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर जनरेटेड एंड यूज्ड, कैसे जनरेट हुआ और कैसे यूज हुआ। यूजफुल अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, इसी के बेसिस पे हम अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। इजी पीजी, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके लिए एक लर्निंग क्वेश्चन होगा, चीजें आपको याद करनी है इसके अंदर कैसे, बिकॉज गिव अ लिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के लॉन्ग टर्म सोर्सेज आपने यहाँ पे लिखने हैं। ये मैंने कुछ 6-7 यहाँ पे गिवन है, आप इनको याद कर सकते हैं, आपको पहले से भी कुछ पता होगा, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंसेस शेयर, डिबेंचर्स। अगर आपको ज्यादा इनमें नॉलेज हो तो आप एक एक लाइन भी लिख सकते हैं जो आपके आपके आंसर को और आउटशाइन करके लेकर आएंगी। क्लियर? देन व्हाट आर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के नाम से पता चल जाना चाहिए जो कि विद इन 1 ईयर के लिए हो आपके, जैसे आपके प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, करंट एसेट्स आर शॉर्ट टर्म एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जो कि 1 साल के अंदर ही अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर यूज इन डेली बिजनेस ऑपरेशन, ऑफकोर्स ये आपके ज्यादातर आपकी इन्वेंट्री होगी जो कि आपने बेची और आपके हाथ में पैसा आया, विद इन 1 ईयर के अंदर सारी चीजें होती हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग लिक्विडिटी, क्योंकि आप इजीली अपने कैश को मतलब अपने एसेट्स को कन्वर्ट कर पा रहे हो कैश के अंदर, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग मेंटेनिंग लिक्विडिटी। एग्जाम्पल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, दैट्स व्हाई मैं इतना डीप में नहीं जा रही, बट आई होप इट इज क्लियर टू यू, बिकॉज इस पे हम करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? देन डिस्क्राइब इन शॉर्ट डिफरेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट, हमें जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट है उसको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में समझना है, तो 6 हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोलता है ये, बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड सेपरेटली, बिजनेस एक अलग इंडिविजुअल, एक अलग एंटिटी है, और जो उसका ओनर है वो अलग है। इन दोनों को ये मत समझो कि भाई अगर ये इसका बिजनेस है तो दोनों एक ही एंटिटी है, नो, दे आर द डिफरेंट एंटिटीज, सॉरी, ठीक है। तो इसलिए ये कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें दोनों को अलग ट्रीट करना है, इसकी जो ट्रांजैक्शन है इससे रिलेटेड है वो अलग करो, बिजनेस रिलेटेड अलग करो, दोनों के कभी सेम अकाउंट नहीं हो सकते। ओनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक, आपके ओनर ने बर्गर खाया, आपके ओनर ने एक मशीन खरीदी अपने घर के लिए, तो क्या वो बिजनेस का एक्सपेंस है? नहीं, बिजनेस का तो डिफरेंट खाता है भाई, उसमें आप कुछ रिकॉर्ड नहीं करोगे, बेशक वो उसका मालिक क्यों ना हो। क्लियर? बिजनेस का खर्चा है, आप अपने मालिक की उसमें रिकॉर्ड नहीं करोगे, बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करोगे, बिकॉज बिजनेस अलग से एक इंडिविजुअल है कि मैं अपना खुद देखूं, ठीक है। उसके बाद गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नॉट शट डाउन सून, बिजनेस ओपन करा है तो हमारे पास क्या है कि भाई ये चलता रहेगा, बिजनेस कभी नहीं रुकने वाला, कुछ भी हो जाए हम अपने बिजनेस को चलाते रहेंगे तब तक जब तक कोई अलग ही आपातकालीन सिचुएशन ना आ जाए, ठीक है, ज्यादा इमरजेंसी ना आ जाए कि भैया कुछ बचा ही नहीं तो हम अपने बिजनेस क्लोज करना पड़ा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ओनली थिंग्स कैन बी मेजर दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड, जो भी चीज हम पैसों में रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि मेजर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ वही हमारी बुक्स में रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज और कुछ भी नहीं, ठीक है। किसी ने कुछ ह्यूमैनिटी दिखाई या फिर किसी ने कुछ और हमारा बिना कैश के कोई भी चीज हुई तो वो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, जहां पे कैश नहीं वहां पे ऐश नहीं, मतलब सॉरी, जहां पे कैश नहीं वहां पे एंट्री नहीं। क्लियर? तो आपको वहां पे एंट्री नहीं करनी अगर कोई भी चीज मेजर नहीं हो सकती आपके कैश के अंदर। क्लियर होती है चीज यहाँ पे? देन वी आर हैविंग कॉस्ट कंसेप्ट, assets are recorded at the original cost not at the current market value। आप इसी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई एसेट आपने पहले लिया है तो आज की डेट में उसकी अलग मार्केट वैल्यू होगी, बिकॉज डेप्रिसिएशन भी लगा होगा वियर एंड टीयर की वजह से। तो हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहते हैं कि जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है ना आप वो अपने रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड करेंगे rather than its current market value। Okay, this is a principle concept, sorry। then we are having matching concept, expenses should match with the revenue, they help to earn
ठीक है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके रिवेन्यू से मैच होने चाहिए, दिस इज मैचिंग कंसेप्ट. देन एक्रूअल कंसेप्ट, रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे हैपन, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड. जब कैश रिसीव हो या पे करा जाए तब आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब वो हो जाए दैट मीन्स यू नो कि वो हो चुका है. जैसे आपने इनकम जनरेट हो गया, आप मंथ के एंड पे पहुंच गए हैं, बट अभी आपको कैश रिसीव नहीं हुआ, स्टिल यू विल रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन. क्लियर? ये बिल्कुल उस जैसे रिलेटेड है जब हमने ऊपर भी बात करी थी क्वेश्चन के अंदर. उसके बाद वी आर हैविंग व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट अगेन. ये मैंने दोबारा से यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये ज्यादातर क्या लगभग हर ही क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा रहा है. तो दोबारा से एक बार इसको देख लेते हैं कि टोटल रिवेन्यू शुड ऑलवेज बी इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट. इस तभी हम उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे कि जितनी आपकी लागत है और जितने आपने कमाए वो दोनों आपस में इक्वल है. दैट मीन्स व्हाट, जितना आपने पैसा लगाया किसी प्रोडक्ट को बनाने में वो बिल्कुल इक्वल है जितना आपने क्या करा, कमाया. क्लियर? उसके बाद इसको इतना ही लेते हैं क्योंकि हम पहले इसको समझ चुके हैं व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7.5 में ये पूछा जाता है. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट को समझते सबसे पहले. एक्चुअल कैश पेमेंट्स मेड बाय द बिजनेस क्लियरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स. एग्जाम्पल सैलरी पेड, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल. अब सब कुछ भूल जाओ, बस मेरी बात सुनो. जो भी एक बिजनेस अपने खर्चों के लिए पे कर रहा है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है. मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, रेंट दिया, सैलरी पे करी, तो ये सारे क्या है, मेरे बिजनेस के खर्चे हैं, मेरी सारी क्या है, पेमेंट्स हैं, ये मैंने कैश से करी हैं. दैट्स वाई दीज आर दी एक्सप्लिसिट कॉस्ट. और ये सारी की सारी जितनी भी मेरी बुक्स है उस पर रिकॉर्ड होंगी. क्लियर होते पॉइंट यहाँ पे. उसके बाद इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, कैश नॉट पे, कॉस्ट नॉट पेड इन कैश. कॉस्ट है, खर्चा है, लेकिन पे नहीं करा गया, बट रिप्रेजेंट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी. देखिए, मेरा बिजनेस है तो मैंने अपने बिजनेस के लिए अपने घर का एक कमरा लगा लिया, ज्यादा जरूरत नहीं थी, मैंने एक अपना रूम लिया अपने घर का ही और वहां पे मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया. देखा जाए तो मेरे बिजनेस को, बिकॉज बिजनेस इज अ डिफरेंट एक इंडिविजुअल एंटिटी एंड आई एम द डिफरेंट वन, तो इस हिसाब से बिजनेस को मेरे को रेंट पे करना चाहिए फॉर माई लैंड. बट वो मेरा बिजनेस है इसलिए मैं उसमें से रेंट नहीं ले रही, बट स्टिल एक एक्सपेंस तो है ना बिजनेस का, एक कॉस्ट तो है ना, रेंट तो उसको देना था, बट वो मैंने नहीं लिया, बट स्टिल इट्स आ कॉस्ट फॉर द बिजनेस. दैट्स वाई इट इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट. इसमें आपने कैश में पे नहीं करा, बट ये रियलाइज हुआ कि ये आपका एक खर्चा था. ठीक है, पैसे नहीं दिए लेकिन स्टिल वी विल कंसीडर इट एज एन कॉस्ट. ठीक है, हम इसको एज अ कॉस्ट के तरीके से कंसीडर करेंगे, इसलिए इसका नाम दिया इम्प्लिसिट कॉस्ट. बात समझ आई? एग्जाम्पल, ओनर यूजिंग हिज ओन बिल्डिंग, नो रेंट पेड. यूजिंग हिज ओन कैपिटल, नो इंटरेस्ट पेड. कैपिटल पे आप कहाँ इंटरेस्ट पे करोगे? सपोज ये एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिया वही है. क्लियर होती है आपको चीजें? जब मैंने यहाँ पे देखो लास्ट लाइन है, दैट मिस्ड रेंट इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट, नॉट कैश पेमेंट बट यू लॉस्ट अ चांस टू अर्न. मैंने एक अपॉर्चुनिटी तो मिस कर दी वरना मैं पैसे कमा सकती थी, बट स्टिल इट्स जस्ट बिकॉज कि वो मेरा बिजनेस है इसलिए मैंने वो अमाउंट को छोड़ दिया. क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी है. ठीक है, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे आपको एक डिफरेंशिएट के लिए ये छोटी सी टेबल दी है, वही सेम चीज है जो हमने ऊपर बात करी. कैश पेमेंट यस नो, रिकॉर्डेड यस नो. ठीक है, यहाँ पे हम रिकॉर्डेड भी नहीं करते, कैश पेमेंट को कुछ नहीं करते, और यहाँ पे हम सब कुछ करते हैं, कैश पेमेंट भी होती है और रिकॉर्ड भी करते हैं. एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. नाउ व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? हम ट्रायल बैलेंस के ऊपर बात कर चुके हैं. सेम चीज यहाँ पे है कि हम अपने जितने भी लेजर हैं उन सबके यहाँ पे बैलेंस शो करते हैं, क्रेडिट और डेबिट, जिससे कि हम एक्यूरेसी को मेंटेन करके चेक कर सकें कि दोनों के बैलेंस इक्वल हैं या नहीं. तभी हम आगे आने वाले अपने फाइनल अकाउंट्स पे स्विच करेंगे. अगर इन दोनों में कोई भी डिफरेंस है, इन दोनों की अमाउंट जो बैलेंस है वो इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से अपने लेजर्स अकाउंट को चेक करते हैं. यही हम एक्चुअली में कर रहे होते हैं. नाउ एरर्स नॉट डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस. कौन कौन से ऐसे एरर्स है जो कि नहीं डिटेक्ट कर पाता ट्रायल बैलेंस?
फर्स्ट वन इज एरर ऑफ ओमिशन, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली लेफ्ट आउट। मान लो एक ट्रांजैक्शन आप करना ही भूल गए, दैट मीन्स उसका ना डेबिट हुआ होगा ना क्रेडिट हुआ होगा। आपका आंसर तो मैच कर जाएगा, डेबिट आपका जो इक्वल आ जाएगा आपके क्रेडिट से। बट द प्रॉब्लम इज आप एक ट्रांजैक्शन तो भूल ही गए हो, तो आपका आंसर तो ऑटोमेटिकली गलत आया ना, लेकिन इक्वल भी शो रहा है, बिकॉज एक पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन आप भूल गए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एरर ऑफ ओमिशन, आप भूल चुके एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। एरर्स ऑफ कमीशन, व्हेन अ रॉन्ग अकाउंट इज यूज्ड बट ऑन द करेक्ट साइड। फॉर एग्जांपल, आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन उसकी बजाय आप फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर चुके। अब इससे टोटल ऑफ डेबिट तो वही आएगा और टोटल ऑफ क्रेडिट भी वही आएगा, दोनों चीजें आपस में मैच हो जाएंगी, लेकिन आपने जो रिकॉर्डिंग है वो गलत अकाउंट में करी है। दैट मीन्स एक एरर है, लेकिन यहाँ पर ये आप नहीं पता लगा पाओगे, नहीं डिटेक्ट कर पाओगे बिकॉज ऑफ ट्रायल बैलेंस। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। आप थोड़ा दिमाग से सोचो कि लेजर के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं। अगर मैंने और आपका लेजर, आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या कहता है कि हम टोटल करेंगे डेबिट का और टोटल करेंगे क्रेडिट का। ये कहाँ लिखा है कि कौन से अकाउंट में कितना है कितना है कितना है, वो तो आप चेक करने नहीं बैठोगे ना। आपका मेन पर्पस क्या है कि आप लास्ट में टोटल ऑफ डेबिट देखोगे और लास्ट में टोटल ऑफ क्रेडिट देखोगे, अगर इक्वल है दैट मीन्स चलो आगे। तो ये एरर तो आप कभी फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे, डिटेक्ट कर ही नहीं पाओगे कि जो आपने मशीनरी में डेबिट करना था वो आप फर्नीचर में करके बैठे हो। क्लियर? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट फॉलोड। जो प्रिंसिपल्स है, लाइक गैप हमने पढ़ा या बाकी जो प्रिंसिपल्स है वो आप फॉलो नहीं कर रहे, ये भी एक एरर हो सकता है। बट स्टिल योर डेबिट इज इक्वल टू योर क्रेडिट साइड। कंपनसेटिंग एरर्स, व्हेन टू और मोर एरर्स कैंसल ईच अदर। जैसे आपने एक एरर यहाँ पे कर दिया कि यहाँ पे डेबिट नहीं करा, पिछले वाले में कुछ डेबिट इतने अमाउंट से कर दिया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट से कोई चीजें हो गई जो कि गलत है, नहीं होनी चाहिए थी, और बट वो आपस में अमाउंट की वजह से उन्होंने एक दूसरे को कंपनसेट करते और आपका आंसर इक्वल आ गया। ऐसा होता है जब आप अपने क्वेश्चन को कर रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, और ये आप एरर्स बताएंगे जो कि आप डिटेक्ट नहीं कर सकते बाय योर ट्रायल बैलेंस। आई होप इट इज क्लियर। Now, what do you mean by financial statement? Financial statement और discuss the importance of financial statement. देखिए मीनिंग क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो फॉर्मल रिकॉर्ड्स जहाँ पर हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज और पोजीशन जिससे हमें पता लगती है, तभी हम वो रिकॉर्ड्स बनाते हैं ऑफ अ बिजनेस के लिए। नाउ टाइप क्या है, कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं? बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबके आपको मतलब पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। बैलेंस शीट क्या बताता है? आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम एंड एक्सपेंसेस, जिसमें ज्यादातर इनडायरेक्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश की बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? सबसे बड़ा हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, इसी के बेस पे हम आगे के डिसीजंस लेते हैं इंटरप्रेट करने के बाद। सेकंड वन इज शोज फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस, इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। एसेट असिस्ट इन गेटिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स, इसी के बेसिस पे आप सारी चीजें करोगे, बेशक वो लोन्स के रिगार्डिंग हो या किसी और चीज के। यूज फॉर कंपैरिजन विद प्रीवियस परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स एनालाइज करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए इट इज रियली वेरी नीडेड। एंड उसके बाद है हेल्प्स इन टैक्स असेसमेंट, टैक्स असेसमेंट भी इसी के बेस पे होता है। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आपके आंसर में होनी चाहिए, तभी आपको 7.5 मार्कर के क्वेश्चन में मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमने 17 क्वेश्चंस, दैट मीन्स हमने 17 टॉपिक्स अब तक अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं। What do you understand by capital structure and what are the major determinants of it? सबसे पहले तो कैपिटल स्ट्रक्चर की आप डेफिनेशन बताओगे। कंपनी फाइनेंसेस इज ऑपरेशंस थ्रू अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। आपको पता है कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आपने कहाँ कहाँ से अपने फाइनेंस का इंतजाम करा है। डेट की वजह से भी आप अपने फाइनेंस को बना सकते हो और इक्विटी की वजह से भी, तो ये दोनों मिलकर आपकी कंपनी के फाइनेंसेस को तैयार करता है। मेजर डिटर्मिनेंट्स क्या है? कंपनी के साइज एंड नेचर पे बेस करता है कि आप ज्यादा किसको प्रेफर करोगे, डेट को या इक्विटी को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, रिस्क एंड रिटर्न, कंट्रोल, मार्केट कंडीशंस, कैश फ्लो पोजीशंस, ये सारे 6 क्या है? मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं जिनके बेसिस पर आप क्या करोगे कि डिसाइड करोगे कि आपने डेट को चूज करना है या फिर इक्विटी को चूज करना है। इज इट क्लियर? 19th question. Efficient cash management will aim at maximize the cash inflows. देखो कैश मैनेजमेंट क्या है कि हमें मेंटेन करना है, कंट्रोल करना है कैश को। अब हमारा सबसे ज्यादा फोकस किस में होगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, कम से कम लगे, तो यही यहाँ पे चीज लिखी हुई है। एज
मैक्सिमम एट द कैश इनफ्लोज एंड स्लोइंग कैश आउटफ्लोज। अब आपको इसको स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। क्या लिखा है देखो एक्सप्लेनेशन में, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट मींस हैंडलिंग मनी वाइजली सो द बिजनेस ऑलवेज हैज इनफ टू ऑपरेट स्मूथली। हम मनी को वाइजली तो कंडक्ट करना चाह रहे हैं ना, कि सारी चीजें हमारे ढंग से कंडक्ट हो जाए बिजनेस के अंदर, हम कम से कम पैसे लगाएं, यही हमारा मेन मकसद है। वेज टू मैक्सिमाइज कैश इनफ्लोज, क्या वेज है जिससे कि ऐसा कैश फ्लो इनफ्लो आए। स्पीडिंग अप कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, जिसने भी क्रेडिट पे सामान लो उससे फटाफट पैसा मांगते रहो। दूसरा, इंक्रीजिंग सेल्स एंड रेवेन्यू, ऑफ कोर्स ज्यादा से ज्यादा सामान जब बिकेगा तभी पैसा आएगा। सेलिंग अनवांटेड एसेट्स, जिनकी जरूरत नहीं है उनको बेच दो, पैसा आ जाएगा। देन वी आर हैविंग वेज टू स्लो डाउन कैश आउटफ्लोज, कैसे हमारा कम से कम पैसे लगे। नेगोशिएटिंग लॉन्गर क्रेडिट टर्म्स विद सप्लायर्स, जो कह रहे हैं कि भाई ज्यादा हम लंबे टाइम तक पैसा आपको वापस करेंगे, उनको कहे कि भाई प्लीज कम में आ जाओ, उसको हम ज्यादा से ज्यादा कन्विंस करें। अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्सपेंसेस, ज्यादा खर्चे जो जिन बिन बात के हैं उनको अवॉइड करें। एंड प्लानिंग पेमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, इन सारे तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, कैश आउटफ्लोज को कम कर सकते हैं। तो ये आपने इस स्टेटमेंट को डिस्कस करते सबसे पहले आप ये बताएंगे कि कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं कैश इनफ्लोज को और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हमारे कैश आउटफ्लोज को। आई होप इतना तो क्लियर होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देन एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। इस यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को आपको फटाफट से समझाऊंगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगी, बिकॉज ये एक अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर हम काफी अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं। बैलेंस शीट आपको पता है फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए हम यूज करते हैं ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ज्यादातर आपको मैंने जब अपनी पहली वीडियो में समझाया था तो पूरे फॉर्मेट के साथ समझाया था कि एक तरफ हम अपने लाइबिलिटीज लिखते हैं और एक तरफ हम अपने एसेट्स लिखते हैं। एसेट्स में सारे एसेट्स आते हैं, करंट एसेट्स भी नॉन करंट एसेट्स भी। तो आप पूरा जब हमसे पूछे क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करो तो करंट एसेट की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, नॉन करंट्स के, जैसे मैंने यहाँ पे देखा करंट एसेट्स का जो कि कन्वर्ट हो जाए कैश में विद इन 1 ईयर, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है वो आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद आप बात करोगे नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए होते हैं और सेल के लिए नहीं होते, जैसे कि आपका मशीनरी, फर्नीचर, ये आप लिखोगे। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, जैसे आपकी गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क। लेकिन लाइबिलिटीज जो कि आपके क्या है, आपके बिजनेस का सर पे एक भार है, ओज, जो कि आपको वापस लौटाना है पैसा। करंट लाइबिलिटीज जिसको 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। नॉन करंट जो कि लॉन्ग टर्म की है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, डिपेंचर्स एंड ऑल। ओनर्स इक्विटी मींस योर कैपिटल, और कैपिटल में क्या आएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सारी चीजें। उसके बाद आप लास्ट में एक टेबल बना सकते हो जिसमें आप सबके कुछ ना कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हो। इस तरीके से पूरा आपको आंसर कंप्लीट करना पड़ेगा फॉर 15 मार्क्स। देन वी आर हैविंग व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट। ये हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, कैश मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, जिससे हम इंश्योर करें लिक्विडिटी को, मिनिमाइज आइडल कैश, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, स्पीड अप कैश इनफ्लोज एंड स्लो डाउन कैश आउटफ्लोज, कंट्रोल कैश, आगे वही कंट्रोल कैश आउटफ्लोज, मेंटेन ऑप्टिमल कैश बैलेंस। ये सारा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, इसीलिए तो हम कैश को मैनेज कर रहे होते हैं। ये हम ऊपर बात कर चुके हैं, इसलिए मैं हर एक पॉइंट के अंदर तक नहीं गई। देन व्हाट इज अ कैश साइकिल। Cash cycle is a time gap between cash going out to buy the materials and cash coming in from the sales। ये हम बात ऊपर कर चुके हैं जब हमने पूरी वर्किंग कैपिटल साइकिल की बात करी, कैश साइकिल की बात करी। वही है कि पहले आप कैश से पैसे से सामान खरीदते हो, इन्वेंट्री, फिर बाद में आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो, फिर उसको बेचते हो और दोबारा से कैश रिसीव करते हो, तो पूरी साइकिल चलती है। इसको मैंने शुरुआत में ही बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा। सेम क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है उसी टाइप का, मतलब इस तरीके से भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। देन व्हाट आर अकाउंट रिसीवेबल, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट रिसीवेबल। 2024 के पीवाईक्यू में पूछा गया है, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया, इसलिए यहाँ पे फटाफट से आपको समझाऊंगी। अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, अमाउंट्स ऑफ मनी ओड टू अ बिजनेस बाय इट्स कस्टमर्स, मतलब जो कि आपके डेटर्स ने आपको पैसा वापस करना है क्योंकि आपने अपना जो प्रोडक्ट है, अपने गुड्स है, क्रेडिट पे उनको दिए थे। सो दैट मीन्स अभी आपके वो क्या है, आपके डेटर्स है, उनसे आपको पैसा लेना है। अच्छी चीज होगी, कैश आएगा आपके पास में। सो ये करंट एसेट हुआ आपके लिए। और उसके क्या ऑब्जेक्टिव है ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट रिसीवेबल, क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि इससे आपकी सेल्स इंक्रीज हो,
इसलिए आप अकाउंट रिसीवेबल को मेंटेन करते हैं कि भाई अभी आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्रेडिट पे ले जाओ, एटलीस्ट सेल तो होगी, पैसा बाद में आ जाएगा। इससे अच्छे कस्टमर रिलेशनशिप बनेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगी और ये आपकी ग्रोथ के लिए काफी अच्छा है। देन इससे क्या क्या नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आप फंस जाते हैं, आपका पैसा एक जगह ब्लॉक हो जाता है, जब तक वो नहीं आएगा आप आगे के अपने बिल्स को पे नहीं कर सकते। दैट्स वाई फाइनेंसिंग कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट, उसको बार बार खरीदने के लिए आपको पहली बात तो सारे रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे, फिर बाद में वहां जो भी इंसान है उसके पास बार बार जाओ, पैसे मांगो एंड ऑल दैट स्टफ। बैड डेट्स क्या है कि अगर मान लो किसी ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास तो है ही नहीं पैसे, मैं नहीं दूंगा, तो वो आपको लॉस है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मनी टाइड अप रिसीवेबल्स कुड हैव बीन इन्वेस्टेड एल्सवेयर, वो आप कहीं और पैसा लगाते हैं तो शायद आप वहां से इंटरेस्ट कमाते हैं, कुछ और अच्छा अर्न कर पाते हैं, लेकिन अभी आपका पैसा सिर्फ ब्लॉक हो गया है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है ये। आई होप इतना तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 23, फाइनेंस इज द लाइफ ऑफ द इंडस्ट्री। देखो हम कहते हैं कि फाइनेंस क्या है, ब्लड ऑफ अ बिजनेस, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता, इसीलिए लिखा लाइफ लाइन ऑफ अ इंडस्ट्री, बिकॉज जस्ट लाइक ब्लड इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, मनी इज एसेंशियल फॉर एवरी एक्टिविटी इन द बिजनेस और इंडस्ट्री। बिना पैसे के कुछ भी नहीं है, ये आप सब जानते हैं, इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। बट स्टिल रीजंस व्हाई फाइनेंस इज द लाइफ ऑफ इंडस्ट्री, इसमें आप क्या क्या पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं फटाफट से देखते हैं। हेल्प स्टार्ट अ बिजनेस, इसी की वजह से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे, बिकॉज यू नीड लैंड, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स एंड ऑल दैट थिंग्स। देन सपोर्ट डे टू डे ऑपरेशंस, आपके जो रेगुलर के जो खर्चे हैं लाइक वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्ट और स्टेशनरी और बहुत सारी चीजें होती हैं, इन सबके एक्सपेंसेस के लिए भी यू नीड कैश। इनेबल्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, आपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है और ग्रो करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के लिए आपको चाहिए। देन इनकरेजेस इनोवेशन, आप जितने भी आप नई नई चीजें सोचेंगे डेवलपमेंट करने के लिए, उन सब के लिए आपको पैसा लगेगा, तभी आप नई टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसकी अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है, कोई डाउट हो तो एक बार आप इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू करें, और ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ व्हाट इज अ साउंड मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल की हमने ऊपर बात करी, लेकिन साउंडफुल मैनेजमेंट पॉलिसी क्या हो सकती है, मतलब कि ऐसी कौन सी पॉलिसी को हम अपनाएं जिससे कि जो हमने नुकसान पड़े थे अकाउंट रिसीवेबल बनाने के या अकाउंट रिसीवेबल की चीजों के रिगार्डिंग, तो वो कैसे नुकसान कम हो जाए, कैसे वो कॉस्ट को हम डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर बात करी थी कि फाइनेंसिंग कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, देखो हमने अभी अभी इस क्वेश्चन की बात करी थी ना, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग, ये सारे पॉइंट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं वो है, इसलिए हमें साउंड मैनेजमेंट पॉलिसी हमने बनाई। आ साउंड मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर अकाउंट रिसीवेबल मीन सेटिंग प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसेसेस, कि हम प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसेसेस को सेटल डाउन कर रहे हैं कि जिससे कि क्रेडिट सेल्स एफिशिएंटली मैनेज हो सके, हमारी कंपनी को टाइमली पैसा मिल जाए और हमारे बेड डेट्स भी ना हो। तो क्या वो पॉलिसीज हो सकती है कि क्रेडिट पॉलिसी बनाओ जिसमें क्लियर रूल्स हो कि कौन एलिजिबल है क्रेडिट के लिए और कितना क्रेडिट आप ऑफर करोगे, कि आपने इतना पहले सामान ले चुके हो इसलिए आप एलिजिबल हो, हमें आप पे ट्रस्ट है और इतना ही हम क्रेडिट देते हैं। ये एक पॉइंट है। क्रेडिट पीरियड की इतने से इतने देर तक ही आपको क्रेडिट मिलेगा, उसके बाद आपको हमारे पैसे रिटर्न करने और साइन करवा लो, एक बढ़िया लीगल फॉर्म आप साइन करवाओ, उसके बाद आता है एफिडेविट बनवा दो। देन क्रेडिट इवैल्यूएशन, चेक द फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स बिना बैकग्राउंड चेक करे आप क्रेडिट पे कभी कुछ सेल नहीं करते। इनवॉइसिंग सिस्टम, सेंड एक्यूरेट एंड टाइमली इनवॉइसेस टू अवॉइड डिलेज इन पेमेंट्स, पहले से उनको इनवॉइसेस आप भेजने लग जाओ। मॉनिटरिंग रिसीवेबल्स, ट्रैक करो, रिव्यू करो। कलेक्शन प्रोसीजर की बार बार रिमाइंड करो, मेल भेजो, कॉल करो, जिससे कि आपके पैसे कभी भी बेड डेट में ना चले जाएं, मतलब ऐसा नहीं कि वो आपके पैसे कभी दे ही ना इंसान जो जिसने आपसे क्रेडिट पे सामान लिया है। देन कलेक्शन का प्रोसीजर हो गया। डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट, की आप एक ऑफर लगा दो कि अगर आपने कहा कि आप एक महीने में पैसे दोगे लेकिन आपने आधे महीने में ही पैसे वापस कर दे तो हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। जिस डिस्काउंट के लालच में कस्टमर कभी भी आपके पैसे नहीं खाएगा और फटाफट टाइम से पहले देगा, क्योंकि उसको लालच होगा डिस्काउंट का। तो एक अच्छा रीजन है आपका जिससे कि आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं। देन डिस्काउंट फॉर अर्ली पेमेंट हो गया। पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट, ऑफ कोर्स अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो लेट पेमेंट पे पेनल्टी लगा दो, जिससे कि उनको डर हो कि भाई पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। और बेड डेट की पॉलिसी लगा दो कि सेट अ क्लियर मेथड फॉर हैंडलिंग कस्टमर हु डोंट पे, राइट ऑफ और लीगल एक्शन, कि भाई अगर तुमने हमारा पैसा नहीं दिया तो लीगल एक्शन लिए जाएंगे। डर ऐसा बना दो कि पैसा लेके ही ना भागे वो आपका। ठीक है, उसके बाद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए लाइक बिलिंग के लिए, रिमाइंडर्स के लिए, वो आप सब उन चीजों का यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब एक लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन बचा है। आई नो आप भी थक चुके होंगे, है ना, बट स्टिल
फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं और इसके साथ हमारी जो वन शॉट हमारी कंप्लीट थ्योरी जिसने हमने बात करनी थी वो कंप्लीट हो जाएगी। इस थ्योरी जो हमने वन शॉट आज कवर करा है, इसके साथ साथ आपको PYQ 2024 देखना पड़ेगा, प्लेलिस्ट अकाउंटेंसी की देखनी पड़ेगी, तभी प्रिपरेशन होगी। इसको अकेले को सब कुछ नहीं समझना, वो तीनों चीजें लगेंगी। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। व्हाट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग? गोइंग कंसर्न क्या कहता है, हमने ऊपर बात कर ली है कि बिजनेस हमेशा फ्यूचर में चलता रहेगा, सिर्फ बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तभी आप अपने बिजनेस को बंद करेंगे, अदरवाइज ये हमेशा के लिए आपका बिजनेस माना जाता है। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एज इफ द बिजनेस विल यूज देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि हम लंबे टाइम के लिए सोच के चलते हैं, यानी कि बस दो चार साल चलाए बिजनेस बंद। डेट्स विल बी पेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इट हेल्प्स इन मेकिंग प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिसीजन। जब हमें पता होता है कि हमने लंबे टाइम तक के लिए करना है तो हम सारी चीजें वैसे ही अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है हमारा जो आज का मोटिव था, हमारा आज का गोल था कि हमने पूरी थ्योरी को कंप्लीट करना है, वो आज हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25। जी हाँ, बहुत ही लंबी हमारी जर्नी थी ये आज की ये, बट स्टिल हम इसको अच्छे तरीके से कर चुके हैं और आपको बता दिया है कि आप इसके साथ PYQs जो कि 2024 की पूरी वीडियो है वो देखेंगे, एंड साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट में शेयर करूंगी वो सारी वीडियोस देखेंगे फॉर योर एग्जाम। इतना काफी है, एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थ्योरी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, जो मैंने आपसे प्रॉमिस करा था वो मैंने कर दिया है, पूरी कंप्लीट आपको वन शॉट मिल गया है थ्योरी का। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, और प्लीज सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। Thank you so much, and again wish you a very all the best for your exams. Bye.